Hello everyone, welcome back. This is CA सौरभ सिंह बघेल and I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लें और इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सारे रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 30 वीडियो हैं, 15 20 मिनट के, सारा रिवीजन है, सारे इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स अपलोडेड हैं और या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा तो उसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीडीपी क्या है। देखो, जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की सीमा के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो देश में घर वाला करे या बाहर वाला आके यहाँ करे। मतलब कोई मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है तो उसको भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। तो जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा में, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं 2 नंबर में जीडीपी के लिए। फिर है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसा बचा कितना है। जैसे मान लीजिए पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय क्या होती है, कितना आपको मिला। अब आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए मिले, सरकार कहती है इसमें हम 50,000 रुपए टैक्स लेंगे, तो आपके पास खर्च करने के लिए बचा कितना, 4,50,000। तो 4,50,000 को हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स फॉर कंजम्पशन। यानी व्यय योग्य आय से तात्पर्य व्यक्तिगत आय के उस भाग से है जो कि व्यक्तियों के पास उपभोग के लिए उपलब्ध है। डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स माइनस कर दिया इसमें तो मिल जाएगा आपको क्या, डिस्पोजेबल इनकम। अब आगे चलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, बताएं जी। राष्ट्रीय आय क्या है, एग्रीगेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। और पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है एवरेज इनकम पर पर्सन। एक देश में औसत लोग से लोग कितना कमाते हैं। जैसे मान लो कि पूरी कंट्री में हुआ प्रोडक्शन 1000 करोड़, कितने का हुआ, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का। और मान लो किसी 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ और किसी देश में 1 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ लोग रहते हैं तो कितना, हर आदमी की इनकम कितनी होगी, 1000 रुपए। तो ये औसत इनकम हो गई, इसे प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। औसतन एक आदमी इतना कमाता है। फिर कंसेप्ट एब्सोल्यूट, अवधारणा, मतलब नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम है अगर, तो आप क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय में से निकाला जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सापेक्ष अवधारणा। उसके बाद रिलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की बात है, यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटी सी बात है। यूज, उपयोग क्या है, नेशनल इनकम विल बी यूज फॉर नेशनल वेलफेयर। और पर कैपिटा इनकम किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। उसके बाद कैलकुलेशन, देखो राष्ट्रीय आय की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़कर किया जाता है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें मिल जाता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, तो हमें मिल जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के मैंने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या महत्व है। तो पहला, देश की आर्थिक प्रगति का ज्ञान। देखो किसी भी कंट्री में अगर इनकम ज्यादा है तो वो कंट्री ग्रो कर रही है, और इनकम कम है तो कंट्री पता चलेगा कि प्रगति नहीं कर रही है। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार नीतियां बनाती है, सरकार
पता करती है। अगर नेशनल इनकम कम हो रही है तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो पता चलेगा कि सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए नीतियां बनाए। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच में तुलना, जैसे भारत और अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका की नेशनल इनकम ज्यादा है, भारत की कम। भारत चाइना की तुलना करें तो अमेरिका की नेशनल इनकम ज्यादा है, भारत और चाइना की तुलना करें तो चाइना की नेशनल इनकम ज्यादा है, भारत की कम। भारत पाकिस्तान की तुलना करें तो भारत की इनकम बहुत ज्यादा है। उसके बाद नॉलेज अबाउट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। देखो मान लो हमने देखा था 4 फैक्टर होते हैं, तो उनको क्या मिलता है, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मजदूरी बहुत कम पैमाने पे मिलती है तो सरकार को पता चलेगा ना कि इनकम किस तरीके से बांटी जा रही है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, तो सरकार उसके लिए नीतियां बना सकती है। अगर वेजेस बहुत कम दिया जा रहा है तो सरकार कह सकती है कि मिनिमम वेजेस हम तय कर देंगे, इससे कम पे कोई नौकरी नहीं करेगा। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये है कि सरकार ये डिसाइड करेगी कि अगर मान लीजिए नेशनल इनकम हमारी बढ़ नहीं रही है तो सरकार डिसाइड करेगी कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं। सरकार ये डिसाइड करेगी कि इन्वेस्टमेंट कहां से लाया जाए, सरकार ये डिसाइड करेगी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस। उसके बाद डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने जाओ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पहला, आय व आउटपुट से संबंधित पर्याप्त, कई लोगों को पता ही नहीं होता। मान लीजिए एक दुकानदार है आपके मोहल्ले में, अब वो बेचारा कागज में लिखता रहता है बस, उससे साल भर में पूछो कितना कमाया, वो ठीक से बता नहीं पाएगा। वो बोलेगा कमाया भैया 4-6 लाख रुपए कमाए हैं। अब 4 कमाया कि 6 कमाया, इसमें कंफ्यूजन है। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, विश्वसनीय डेटा ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी इनकम का डेटा रखते ही नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, अपने गांवों में आज भी बार्टर एक्सचेंज प्रचलित है तो हम पता नहीं लगा पाते कि वहां पर कितने का इनकम जनरेट किया गया, मुद्रा आती नहीं। फिर इलिटरेसी यानी अशिक्षा, अशिक्षा की वजह से लोग हिसाब किताब रखते ही नहीं है। गांव में बहुत तबका, आज भी इंडिया में 65 to 67% लिटरेसी, मतलब 30-35 लोग आज भी पढ़ लिख नहीं सकते, चीजों को अपना नाम पता नहीं लिख सकते। तो ये वजह है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मान सकते हैं कि लोग अपनी इनकम बताना नहीं चाहते, मतलब वो अपने डेटा को छुपाते हैं। ठीक है ना, लोग अपने डेटा को क्या करते हैं, छुपाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं नेशनल इनकम की गणना में कठिनाइयां। उसके बाद बात करें भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण क्या है। ठीक है ना, कॉजेज ऑफ लो नेशनल इनकम इन इंडिया। पहला, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आज भी भारत के 50% से ज्यादा लोग खेती पर लगे हुए हैं, लेकिन खेती से होने वाला उत्पादन राष्ट्रीय आय में सिर्फ योगदान जो है वो 17% है। उसके बाद अगर हम बात करें रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ी है लेकिन पॉपुलेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ी कि नेशनल इनकम बढ़ने का फर्क ही कम हो गया। फिर इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आज भी हमारे देश में इंडस्ट्रीज की कमी है। आज भी हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो विदेशों में, चाइना और अमेरिका में है। आज भी हमारे पास इंडस्ट्रीज की कमी है। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश में, बिजनेस, हमारे देश में क्या परेशानी है ना, लोग पैसा बचाते नहीं क्योंकि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। जैसे बेटी की शादी में 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए तो बेचारा गरीब आदमी पूरी जिंदगी यही भरता रहता है। फिर किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज हो गया। तो ये जो क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, इस पे पैसे खर्च होते हैं तो पैसे बचते नहीं है, और पैसे बचेंगे नहीं तो निवेश होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो कंट्री में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद करप्शन, देश में करप्शन की बड़ी समस्या है। ब्लैक मनी इतना ज्यादा आ गया है कि लोग चीजें डेवलप ही नहीं हो पाई। और उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, भारत में कुशल श्रम की बड़ी कमी है। इसीलिए जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो चाइना में, चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर ही लोग प्रोडक्शन कराते हैं क्योंकि वहां पर स्किल्ड लेबर मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं सजेशंस टू इंक्रीज नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के क्या सुझाव हैं। तो पहला है भैया, कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाओ। फिर इंकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, विदेश पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, सरकार बचत प्रोत्साहित करे, बिजनेस को प्रोत्साहित करे। उसके बाद फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सरकार इंडस्ट्री लगाने पे फोकस करे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, मतलब कि जनसंख्या इस तरीके से ना बढ़े कि हमारे सारी कोशिशों को फेल कर दे। एंड इनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट यूनिट्स, जो विदेश में भेजते हैं गुड्स, निर्यात करते हैं, उन यूनिट्स को प्रमोट किया जाए जिससे वो विदेशी पैसा भी लेके आए। उसके बाद अगर बात करें तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है भैया।
सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं। मतलब अगर हम पार्ले जी बना रहे हैं, पार्ले जी, तो पार्ले जी के लिए पहले आपको क्या लगा होगा, व्हीट लगा होगा यानी गेहूं लगा होगा। उसके बाद गेहूं से बनाया गया होगा फ्लोर यानी आटा बनाया गया होगा, आटे प्लस इसमें शुगर ऐड की गई होगी। तो पार्ले जी बनाने के लिए इन 3 वस्तुओं की जरूरत पड़ी, तो पार्ले जी की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इन 3 वस्तुओं, ये जो इन वस्तुओं को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं, मान लो एक कार खरीदे थे तब उसको इंक्लूड कर लेंगे ना, अब बार बार उसको बेच रहे हैं तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देखो अपने उपभोग के लिए सर्विसेज है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, और गुड्स है तो उसको शामिल किया जाएगा। भैया स्व उपभोग के लिए सेवा है तो शामिल नहीं होगा, और वस्तु है तो शामिल होगा। ये ऐसा क्यों है भैया? सर्विसेज, मान लो आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है तो उसकी वैल्यू पता लगा पाना मुश्किल है, ठीक है। आप पता नहीं लगा सकते कि सर्विस, मान लीजिए मम्मी ने आपके लिए कपड़े धोए, आपके कपड़े धोए तो आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आपने अपने बगीचे में जाके फूलों को पानी दिया, पता नहीं लगा सकते, लेकिन गुड्स की वैल्यू को पता लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक घर है, आपका घर है, आप अपने घर में खुद रहते हैं तो आपका किराया बचता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहीं और रहते तो 15,000 रुपए किराया लगता है, वो किराया आपका बचता है, उस 15,000 रुपए को बोलेंगे इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है ना। आंतरिक मूल्य, इसको शामिल किया जाएगा। चेंज इन स्टॉक को शामिल करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद बात करें, ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम कहते हैं किसे हैं? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि आपको मुफ्त में मिलती है। मुफ्त में मिलती है का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसी आय जो आपको बिना मेहनत के मिलती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। और फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जो मेहनत के बदले मिलती है, साधनों को मिलती है, जैसे मजदूरी किए तो वेजेस मिला, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पे। नेशनल इनकम, मैं यहां पर हिंदी में भी है, आपको पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर हिंदी में आपको टाइम दे दूंगा तो आप नोट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम यूज्ड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेशनल इनकम को अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग किया जाता है? नहीं। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। ट्रू। इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सही है भैया। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सही है। राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। ट्रू। एनएनपी कैसे आएगा? जीएनपी, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा। फिशर की डेफिनेशन कंजम्पशन बेस्ड है। सही है। डेफिनेशन ऑफ मार्शल और पीगू की क्या है? प्रोडक्शन बेस्ड है। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ट्रू। एंड मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज ए नॉमिनल फ्लो। तो ये बात भी है। तो आप ये हिंदी में देख ले, वही सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जल्दी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं या जल्दी से पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा पॉज करके। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। उसके बाद एग्रीकल्चर माइनिंग कम अंडर विच सेक्टर, ये किस सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चरल वगैरह? ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इनकम इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नेशनल इनकम। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल व्हेन पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? हाई होगा। नेशनल इनकम इज मैक्रो कंसेप्ट। नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, तो ये आएगा डिस्पोजेबल इनकम। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी? तो जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? सी यानी कंजम्पशन उपभोग, आई यानी इन्वेस्टमेंट, जी यानी गवर्नमेंट डिमांड, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, ठीक है। फिर इनकम मेथड, इनकम मेथड को बोला जाता है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, तो ई से होगा, नहीं सॉरी इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड है टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो सी से होगा।
एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड यानी ई, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड बी, मार्शल डेफिनेशन, फियर ऑफ डबल काउंटिंग एंड जीडीपी, प्रोडक्शन विद इन कंट्री, तो ये डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। अब हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में भी सेम क्वेश्चंस लिखे हैं। कृषि खनन आदि कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो ये कृषि खनन आएंगे प्राथमिक। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लें। आपको सारे वीडियोस आपको आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो और मैक्रो को भी अपलोडेड है, अकाउंट्स के भी अपलोडेड है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सजेशन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।